Welcome to Piece of History. नमस्कार। आज हम एक ऐसी विशाल और प्राचीन शहरी सभ्यता की गहराई में उतर रहे हैं जो, पता है, हजारों साल पहले फल फूल रही थी और फिर एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। और यही सवाल कि आखिर एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन गायब कैसे हो सकती है, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों तक बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को उलझा के रखा है। जरा सोचिए, साल है 1920 का दशक और अचानक एक ऐसी दुनिया का पता चलता है जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही बड़ी और उतनी ही डेवलप्ड थी, लेकिन सदियों से वो धरती के नीचे दबी हुई थी। मतलब ये एक जबरदस्त चौंकाने वाली खोज थी। तो चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये सभ्यता 3300 बीसीई के आसपास शुरू हुई और 2600 बीसीई आते आते अपने पीक पर थी। लेकिन फिर 1900 बीसीई के बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया और फिर बस सदियों की खामोशी, जब तक कि 1921 में इसे फिर से खोजा नहीं गया। जरा सोचिए, इसके पीक और इसकी दोबारा खोज के बीच का टाइम गैप कितना कितना ज्यादा है। तो चलिए इस खोई और फिर मिली दुनिया की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कौन थे वो लोग और कौन सी थीं वो जगहें जिन्होंने इस राज से पर्दा उठाया। अब यहां पर जो बात है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दो बड़े शहर और इनकी कहानी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा और वहां क्या मिला? बड़े बड़े ग्रैनरीज यानी अन्न भंडार और सबसे पहले जोते गए खेत के सबूत। और ठीक एक साल बाद ही 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला, जो आज भी अपने विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ और उस जमाने की सबसे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम के लिए मशहूर है। तो इन खोजों से जो पहली और सबसे बड़ी बात सामने आई, वो थी उनकी कमाल की अर्बन प्लानिंग। मतलब अविश्वसनीय। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। और ये दिखाता है कि वो लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड थे। शहर एकदम ग्रिड पैटर्न में बसे थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? उनकी ईंटें पूरी की पूरी सभ्यता में एक ही स्टैंडर्ड साइज, एक ही रेशियो 4:2:1 का इस्तेमाल होता था। सोचिए। और हाँ, उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था, वो तो उस समय के हिसाब से किसी जादू से कम नहीं थी। ये सब क्या बताता है? कि ये एक बेहद बेहद ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये उनके इंजीनियरिंग का कमाल तो था ही, पर शायद उनकी सोशल या रिलीजियस लाइफ का एक बहुत बड़ा सेंटर भी था। और अगर हम धौलावीरा की बात करें तो वहां तो हमें और भी ज्यादा एडवांस्ड इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। सोचिए, एक सूखे इलाके में एक बहुत बड़ी आबादी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने पानी जमा करने का, रिजर्वायर्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना डाला था। ये दिखाता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कितना अच्छा समझते थे और उसे मैनेज करना भी जानते थे। और फिर आता है लोथल और वहां का डॉकयार्ड। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला, सबसे पुराना डॉकयार्ड है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ अपनी जमीन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनका जो ट्रेड नेटवर्क था वो समंदर के रास्ते दूर दूर तक फैला हुआ था। तो ठीक है, हमने उनके शहरों की बनावट तो देख ली, लेकिन इन शहरों में जो लोग रहते थे वो कैसे थे? चलिए अब जरा सिंधु नदी के किनारे उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। उनकी इकोनॉमी में भी एक गजब का सिस्टम था। पूरी सभ्यता में वजन और माप के लिए एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम का इस्तेमाल होता था। इससे क्या होता था? ट्रेड में, लेन देन में ईमानदारी और एक्यूरेसी बनी रहती थी। यह दिखाता है कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज थी। लेकिन रुकिए, वो सिर्फ इंजीनियर और ट्रेडर ही नहीं थे, वो कमाल के आर्टिस्ट भी थे। मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की ये ब्रॉन्ज की मूर्ति, ये बस एक मूर्ति नहीं है, ये उनकी आर्टिस्टिक स्किल तो दिखाती ही है, पर इसमें जिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है वो साबित करता है कि वो मेटलर्जी में भी कितने आगे थे। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बहुत ही प्रॉस्पेरस, एक फलता फूलता समाज था। वो लोग खेती में, व्यापार में, क्राफ्ट्स में और जानवरों को पालने में, हर चीज में माहिर थे। सच कहूं तो उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। सवाल यह है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद के वैदिक ग्रंथों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। देखिए,
एक तरफ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं, जैसे कि घग्गर हाकरा नदी जिसके किनारे बहुत सारी हड़प्पन साइट्स मिली हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास ऋग्वेद जैसे पुराने ग्रंथ हैं जिसमें सरस्वती नदी का जिक्र 70 से भी ज्यादा बार है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये दोनों एक ही नदी हैं। बिल्कुल वैसे ही कालीबंगन और राखीगढ़ी में जो अग्निवेदियां मिली हैं वो वैदिक यज्ञ की परंपराओं से एक पॉसिबल लिंक की तरफ इशारा करती हैं। अब ये कोई पक्का सबूत तो नहीं है, पर ये ऐसे सुराग हैं जो सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल आज भी वैसा का वैसा ही है, और यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य तक ले आता है। हम उनकी शानदार अर्बन प्लानिंग, उनकी इंजीनियरिंग, उनकी आर्ट, उनके ऑर्गेनाइज्ड समाज, इन सबको देखते हैं और हैरान होते हैं। पर सवाल वही है, एक इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हो गई? क्या वजह थी? क्लाइमेट चेंज या कुछ और? ये वो सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज भी ढूंढ रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जैसे हम आज सिंधु घाटी को देखकर हैरान होते हैं, ठीक वैसे ही आज से 4000 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के किन मॉडर्न चमत्कारों को देखेंगी और उन्हें एक रहस्य समझेंगी।